हेलो हेलो। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर। गोविंद शर्मा, सोनू एंड शुभम। आवाज आ रही है बच्चे? अब आगे होगी आवाज। तो हम वेट करते हैं 1-2 मिनट का। कुछ बच्चे और आ जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को। आज पहला दिन होगा आपका इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी जिसे आप लोग भारतीय राज व्यवस्था के नाम से जानेंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी क्रूशियल्स है। एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि आप ये जो सब्जेक्ट हैं ये पढ़ करके आएंगे, तो इसे हम लोग पॉलिटी बोल देते हैं। ना तो आप इसे पॉलिटिकल साइंस बोलना है, ना ही आपने इसे पॉलिटिक्स बोलना है। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी दोनों ही डियर जी अलग अलग चीजें हो जाती है। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स बोलते हो तो वो थोड़ा सा अलग सेंस करता है। तो पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स क्यों होती है। आप कहेंगे सर पॉलिटिक्स होती है, या पॉलिटिक्स जो की जाती है वो की जाती है पॉलिटिकल साइंस की वजह से। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स करने में हेल्पफुल होता है, और पॉलिटिक्स इसलिए की जाती है ताकि पॉलिटी उसको हाथ में आ सके। पॉलिटी हाथ में आ सके मतलब संविधान हाथ में आ सके। तो इस पूरे सब्जेक्ट में हम एक ही चीज पढ़ते हैं, और वो है भारत के संविधान की एक किताब। ये किताब है डियर जी जिसके अनुसार ये देश चलता है। ये लो जी, जिसे हम लोगों ने बहुत प्यार से नाम दिया है सम। सम का मतलब होता है खुद, स्वयं से, और विधान का मतलब होता है कानून। तो ये हो गया आपका संविधान, यानी हमने अपना कानून खुद से बनाया है। और इंग्लिश माध्यम इसी को हम लोग कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला सवाल, सर हम जब संविधान की बात करते हैं तो एक डेट निकल करके आती है कि हमने यानी भारतीयों ने इस संविधान को लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब हमने इससे पहले संविधान बनाया था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे एक बात बताइए, हमें संविधान बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या वजह थी भारत के संविधान को बनाने की? अब आप सिर खुजाएंगे, अरे सर, अरे सर, अरे 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 हाँ सर, वही वही वही। समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हाँ वही वही समझो। एग्जामिनर क्यों कहता है आपसे कि जाइए और संविधान पढ़ करके आइए, या इस किताब को पढ़ करके आइए? क्या कारण है मैं बताता हूँ। डियर जी, हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत में, या आप चलिए मध्यकालीन भारत में। आप इनमें से किसी भारत में पहुंच जाइए, आपको पता चलेगा कि इतिहास का ये जो फेस है, इन फेस में अगर कोई एक साम्राज्य है, तो साम्राज्य को चलाने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको हम राजा कहते हैं, है ना? अपनी भाषा में राजा कह लेते हैं। किंग कह लीजिए, क्वीन कह लीजिए। सर हो सकता है राजा ना हो, राजा की जगह रानी हो, कोई भी हो, लेकिन होगा कोई रॉयल बंदा, कोई शाही बंदा ही होगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन जब आप आज के यानी आधुनिक काल में आप आओगे, आप समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, आधुनिक भारत में तो ये राजा रानी हमें देखने को मिलते नहीं है। राजा रानी, नवाब टाइप ऐसे लोग हुआ करते थे पहले, अब तो ये देखने को मिलते नहीं है। क्यों ये देखने को नहीं मिलते? तो आप कहेंगे सर मैं बताता हूँ। होता यह है कि पहले जो राजा रानी हुआ करते थे, दरअसल उनका ही वंश चला करता था। इन साम्राज्य को चलाने के लिए राजाओं का वंश ही चला करता था। राजा का बेटा राजा का बेटा, राजा का बेटा राजा,
ऐसे चलता था सिस्टम। तो इससे क्या होता था कि शुरुआती दौर के कुछ राजा तो अच्छे हुआ करते थे, लेकिन बाद के जो वंश चला करते थे वो सब निकम्मे हुआ करते थे। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक ऐसा पढ़ते हैं ना कि मुगलों में इसके औरंगजेब के बाद जो है मुगलों का पतन हो गया, उसके बाद जितने भी आए सब निकम्मे थे, है ना। उसके बाद अच्छा, हमारे लिए तो अच्छा ही है, निकम्मे आए तो मुगल खत्म हो गए। ऐसा तो है नहीं कि भाई औरंगजेब के बाद सारे के सारे लोग पैदा होने ही बंद हो गए थे, पैदा हुए लेकिन सब निकम्मे थे, सब मजे ले रहे थे अपने जीवन में, आनंद ले रहे थे। और 1857 में बहादुर शाह जफर जो लास्ट में रहे, उनको जेल दे दिया गया। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और मुगल का साम्राज्य या मुगलों का जो वंश चल रहा था वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया, क्योंकि उनके बच्चों की गोली मार दी थी लाल किले में अंग्रेजों ने। ऐसा कुछ आप इतिहास में पढ़ करके आए हैं। तो सर वंश का सिस्टम था, और इस वंश सिस्टम में एक दिक्कत थी, जो राजा है वो योग्य नहीं है फिर भी वो साम्राज्य चलाता है। और कल को अगर कोई पड़ोसी साम्राज्य जो ताकतवर हुआ करता था, आप समझिए ये साम्राज्य ए है, इसके साथ में कोई एक दूसरा साम्राज्य है, कोई पड़ोसी साम्राज्य बी, जब इसका राजा देखता था कि भैया पड़ोसी का जो राजा है, पड़ोसी का राजा का जो बेटा है वो निकम्मा हो चुका है, उसके बस की बात नहीं है अपने साम्राज्य को चलाना, तो वो रियासत सर ए रियासत पे हमला बोल देगी। और हमला बोल देगी तो सर ये क्योंकि निकम्मा है तो ये इस रियासत को संभाल नहीं पाएगा, बी वाले जो हैं वो ए वाले का शोषण करेंगे। ऐसा ही होता था। ये बात बता रहा हूं मैं प्राचीन भारत की और मध्यकालीन भारत की, यानी राजाओं का दौर था। अब केस शुरू होता है भारत में। आधुनिक युग में जब आप आओगे तो एक यूरोप में एक बहुत फेमस बंदा है जिसका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा यार ये राजाओं का सिस्टम समझ में नहीं आता, अगर किसी राजा का बेटा लायक ही नहीं है राजा बनने के, वो साम्राज्य को संभाल ही नहीं सकता, वो योग्य ही नहीं है, तो फिर उसे राजा क्यों बनाया जाए। राजा की जगह आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आइए जो राजा बनने लायक हो, जो योग्य हो, आप उसी को तो राजा बनाएंगे ना। और इस राजा के साथ एक दिक्कत और भी है, राजा मनमाना काम करेगा, यानी अगर राजा को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई तो आपकी गर्दन कटवा देगा। ऐसा भी तो हो सकता है, राजा को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, राजा को आपकी बात पसंद नहीं आई, जीभ कटवा देगा। राजा को आप पसंद नहीं आए, गर्दन कटा देगा। राजा का आपका चलना पसंद नहीं आया, टांग कटवा देगा। राजा को पूरी तरीके से आप पसंद नहीं आया, बोला कि यार ये बंदा दिखना ही नीचे, मारना नहीं है, जेल में ठूस दो। यही होता था ना पहले, मन मर्जी चलती थी सर राजा की। और ये सिस्टम भी खतरनाक है, ये सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। तो मैकियावेली ने क्या कहा कि भैया इस राजा रानी के सिस्टम को खत्म कर दो जितना जल्दी हो सके, और राजा रानी की जगह जो जनता होगी, जैसे कि आज भारतीय जनता है भाई, आप हैं मैं हैं, तो इस जनता को फिर चलाने के लिए किसको लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा मैकियावेली ने, इस जनता को चलाने के लिए एक सिस्टम खड़ा करो, और इस सिस्टम को हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे राज्य। इंग्लिश माध्यम, इसी को हम कहेंगे स्टेट। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा राज्य चलेगा कैसे, आप कहोगे सर बड़ा आसान है, राज्य आज चलता है। यहां राज्य का क्या मतलब है, यार राज्य का क्या मतलब है समझो। यहां राज्य का मतलब सर भारत भी है, प्यारा भारत, और यहां राज्य का मतलब हरियाणा सरकार भी है। देखो ये भारत है, और भारत में सर छोटे छोटे राज्य हैं। अब जैसे कि ये हरियाणा है, तो राज्य में सर ये हरियाणा भी आएगा, और राज्य में सर ये भारत भी आएगा। राज्य की कैटेगरी में दोनों आते हैं। राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम उस पर्टिकुलर सिस्टम को चलाएगा। तो राज्य में देश भी आ गया, राज्य में वो राज्य भी आ गया जिसमें आप और मैं रह रहे हैं। जैसे हरियाणा भी एक राज्य और भारत भी एक राज्य है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ओके। अब जैसे कि मैं बात कहता हूं हरियाणा की, बेटा हरियाणा को कौन चलाएगा। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हरियाणा को हरियाणा सरकार चलाएगी। ठीक है भैया, इस सरकार में कितने लोग होंगे। सर इसका सरकार में सीएम भी होंगे, सीएम के अंदर काम करने वाले मंत्री होंगे जिसको कैबिनेट मंत्री भी बोल देते हैं हम लोग, जो राज्यों में मिलेंगे हमें। फिर सर इन कैबिनेट मंत्री के अंडर में जो काम लोग करते हैं वो ग्रुप ए के ऑफिसर्स होते हैं। ग्रुप ए के अंडर काम करते हैं बी, बी के अंडर सी, सी के अंदर डी। तो देखिए एक हरियाणा को चलाने के लिए इतने लोगों का पूरा एक ग्रुप या संगठन बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया है, ताकि हरियाणा अच्छे तरीके से चले। इसी तरीके से पूरे भारत को चलाने के लिए भी सर एक पूरी भारत सरकार होगी। भारत सरकार को चलाने के लिए एक हेड होगा जिसे हम लोग सर
प्राइम मिनिस्टर का नाम देंगे। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में सर अलग अलग मंत्री होंगे, उनके अंडर में सर अलग अलग मंत्री होंगे, उन मंत्रियों के अंडर में सर अलग अलग ऑफिसर्स होंगे, जो कि ऑफिसर ए से स्टार्ट होकर के बी सी डी तक जाएंगे, और इस तरीके से पूरा भारत जो है वो काम करता है। यानी राज्य को चलाने के लिए भी एक सिस्टम है, यानी एक सरकार है, पूरे देश को चलाने के लिए भी एक सरकार है। तो जो ये चला रहे हैं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं हरियाणा में खट्टर काका जो है वो सीएम क्यों बने भाई, और देश में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री क्यों बने भाई? आप कहेंगे सर हरियाणा के मामले में ज्यादातर लोगों को लगा कि खट्टर सबसे ज्यादा योग्य है हरियाणा सरकार चलाने के लिए, और देश के मामले में लोगों को लगा कि मोदी सबसे ज्यादा योग्य है देश को चलाने के लिए। तो इसका मतलब है बेटा, राज्य का क्या डेफिनेशन होगा? आप कहेंगे सर वो राज्य है जो योग्य है सिस्टम चलाने के लिए। बोलो हाँ या ना? जो योग्य है वही राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? सर हम तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एसएससी में नौकरी की। किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं बेटा? सर कोई भी मिल जाए, बस मजा आ जाए, कोई भी मिल जाए। हाँ सर कोई भी मिल जाए, ग्रुप बी मिल जाए, ग्रुप सी मिल जाए, ग्रुप डी मिल जाए, इनमें से मुझे कोई भी जॉब मिल जाए किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं कर लूंगा, कर लूंगी, ऐसा ही होगा ना? तो बेटा अगर आप ग्रुप बी में गए, अगर आप ग्रुप सी में गए, या फिर आप ग्रुप डी में गए, आप ग्रुप बी में जाओ, सी में जाओ, डी में जाओ, कैसे जाओगे? सर फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरेंगे, पेपर होगा, पेपर में परफॉर्मेंस देंगे, और परफॉर्मेंस देने के बाद मेरिट बनेगी, मेरिट में सर हमारा नाम आ जाए तो हमें नौकरी मिल जाएगी। तो बेटा मेरिट में अगर आपका नाम आ गया तो मैं कह सकता हूं क्या कि आपने कई ज्यादा जो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरे थे उन सबको बीट किया, उनको पीछे छोड़ा है, तभी आपको नौकरी मिली है। मैं कह सकता हूं क्या? हाँ सर। तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या, आप इतने स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा योग्य निकल गए, इसलिए आपको नौकरी मिल गई। यस। तो बेटा जो योग्य है, जो सिस्टम चलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य। तो इसका मतलब है सीएम से लेकर के ग्रुप डी के जो लोग होंगे, सीएम से लेकर के ग्रुप डी के जो लोग होंगे, सर ये सारे के सारे अपनी कुर्सियों पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये योग्य है। अब आप ये मत कहना कि सर हरियाणा में तो ना पैसे के दम पे भी नौकरी लग जाती है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा, मैं संविधान की बात कह रहा हूं, मैं कंसेप्ट की बात कह रहा हूं। राज्य क्या है? जो योग्य है। राज्य में ये मेंबर आएंगे कहां से? सीएम कहां से आया? हरियाणा के लोगों के अंदर से आया है। ग्रुप डी वाला कहां से आया है? लोगों के अंदर से आया है। ग्रुप ए वाला ऑफिसर कहां से आया है जो आईएएस वाईएएस बनते हैं? सर लोगों के अंदर से आया है। तो कहने का मतलब है कि राज्य किसको चलाएगा? सर राज्य चलाएगा लोगों को। एक बात बताओ, पहले राज्य को चलाता था राजा, अब राजा रानी का सिस्टम खराब होता था, एक तो वंश वाला, ऊपर से ना वो निकम्मे ऐसे होते थे कि भैया ना आपको कभी भी मरवाना चाहे तो मरवा सकते थे। हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, एक राज्य सामने वाले को जब अपनी मर्जी से मरवा दे। उसकी जगह लेके आओ राज्य को। राज्य में वो लोग होंगे जो लोगों से ही बनाए जाएंगे और लोग ही उस सिस्टम को चलाएंगे। अब सोचिए, पहले वाले साम्राज्य में लोग ही राजा बने और लोग ही उस साम्राज्य को चलाएं, कितना अच्छा सिस्टम होगा। लेकिन सर जो राज्य है, जब राज्य इस पूरे सिस्टम को चलाएगा तो सीधी सी बात है, सिस्टम चलाने के लिए राज्य के पास क्या होगी? शक्ति। तो इसका मतलब है कल को अगर आप ग्रुप बी में इंस्पेक्टर लग गए, सब इंस्पेक्टर लग गए, तो क्या आपके पास शक्ति नहीं होगी? क्या होगी। अच्छा ग्रुप डी में भी अगर आप लग गए तो क्या आपके पास पावर नहीं होगी? क्या होगी। ग्रुप डी का मतलब चपरासी हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी पावरफुल नहीं होता। क्या कोई चपरासी को थप्पड़ मार सकता है? नहीं सर। चपरासी को थप्पड़ मारना मतलब हरियाणा में राज्यपाल को थप्पड़ मार देना है, क्योंकि चपरासी की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल ने ही दी है। समझो इस बात को। तो स्टेट कितना पावरफुल है? सर स्टेट बहुत पावरफुल है, राज्य बहुत ताकतवर होता है। राज्य कहां से आया है? सर राज्य लोगों में से ही आया है, इन्हीं में से राज्य आया है और ये राज्य इन्हीं लोगों को चलाता है। बोलो हाँ या ना। कल को अगर पाकिस्तान हमला करेगा हमारे ऊपर तो कौन संभालेगा भाई भारत को? सर ये राज्य ही तो संभालेंगे। ये राज्य को संभालने जिन लोगों को हमने यहाँ खड़ा किया है वही तो संभालेंगे ना, वही हमें बचाएंगे। कल को है ना पड़ोसी किसी को मतलब हथियार लेकर के ना लहराने लग जाए पड़ोस में कि भाई मैं तो मैं, आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? तो राज्य जो होता है वो हम लोगों के
सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए ही होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो स्टेट, इसका मतलब है कि अगर आपका सिस्टम अच्छे तरीके से चलाना है तो स्टेट का होना अनिवार्य है। तो आधुनिक भारत में राजाओं की जगह किसने ले लिया है? पहले राजा महाराणा होते थे, आज के टाइम पे उसकी जगह ले लिया है राज्य ने। ठीक है सर। तो बेटा जो राज्य है, क्या उसके पास शक्ति है? सर बिना शक्ति के राज्य कैसे काम कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। चलो मैं आपको बना देता हूं सब इंस्पेक्टर, एसआई। ठीक है, मैंने आपको सब इंस्पेक्टर बना दिया। होता क्या है, आप जिस गांव में से आते हैं उस गांव में एक व्यक्ति के साथ आपकी हमेशा से खुन्नस रही है, आपका गुस्सा हमेशा से रहा। मन करता है यार जिस दिन मेरे पास पावर आ गया मैं तो तोड़ूंगा साले को, ऐसा इस तरह का गुस्सा है। कल को आपको बना दिया गया एसआई। जैसे एसआई बन गए, आप बन गए राज्य, यानी राज्य का अंग बन गए आप। अब राज्य का अंग है तो आपके पास शक्ति आ गई। आपने, यानी उस व्यक्ति ने, जो राज्य है, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को जिससे उसको खुन्नस थी उसको जाके पकड़ लिया। बोला आजा आजा, तने देखूंगा, तने बड़े घने दिन हो गए मजे लेते हुए, आज मैं बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। इसको उठा करके उस सब इंस्पेक्टर ने जेल में डाल दिया। इसकी गलती क्या थी? इसकी कोई गलती नहीं थी भाई। इसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि ये एसआई जो था ये था चिड़ोकला, है ना, अपने अपने भाषा में कहते हैं चिड़ोकला, मतलब जिसको चिड़ होती थी। ये बंदा ढंग का नहीं था, ये एसआई ना ढंग का बंदा नहीं था। अगर ढंग का बंदा होता तो ये बदला लेने पे कभी नहीं आता। बदला लेने पे आ गया इसका मतलब ये बंदा नकली था। लेकिन लोग भाई अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ऊपर वाला मेहरबान है तो इसलिए ऐसा ही बन गया है। अब अपनी पावर का मिसयूज करेगा। देखिए पावर का यूज कब करना होता है? जब ये पावर का यूज करेगा इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अपनी पावर का यहाँ क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा है। क्या किया? जेल डाल दिया। क्यों जेल डाल दिया? क्योंकि ये बंदा इस बंदे को हमेशा ये कहता था कि तू जो बोल रहा है, जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, और ये चीज इसे बर्दाश्त नहीं थी। इसे ये लगा कि ये मेरी बेइज्जती करता है, ऐसा ही लगता है, इसने इसको गिरफ्तार करा दिया। अब ये बताओ क्या ये गिरफ्तारी हो सकती है? क्या ये गिरफ्तारी सही है? क्या सोचो सोचो सोचो, क्या ये गिरफ्तारी सही है? अरे नहीं सर, किसी भी एंगल से गिरफ्तारी सही नहीं है। तो बेटा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति अब कहां जाए? क्योंकि उस व्यक्ति को तो राज्य ने ही गिरफ्तार कर लिया है, वो कहां जाए? सर कोई दिक्कत नहीं है, यही तो अच्छी बात है। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। उनके खिलाफ एक्शन तब होता जब कोई क्रांति छिड़ती, साम्राज्य के लोग भड़कते, लोग पकड़ करके राजा रानी को मार देते। ये होता तो ठीक, अगर ये नहीं हो रहा तो राजा रानी को कोई कुछ भी कर सकता। लेकिन आज के टाइम पे स्टेट का होने का फायदा यही है कि अगर वो आपके साथ गलत करे तो आप इस मामले को कहां लेकर के जाएंगे? हम इस मामले को लेके जाएंगे न्यायपालिका के पास। यानी अगर एक राज्य आपके साथ सही करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य जब आपके साथ गलत करता है तो आप उस गलत को न्यायपालिका के सामने लेके जाएंगे कि डियर न्यायपालिका, देखना ये राज्य हमारे खिलाफ गलत काम कर रहा। अब न्यायपालिका पकड़ लेगी राज्य को, भाई तू आजा मेरे पास आ। अब ये पुलिस वाला जो है ये डरता डरता जाएगा, क्योंकि अब इसे पता फंस गया ये। जब तक यहाँ का मामला था तब सब ठीक था, न्यायपालिका में आते बंदे के पाकते खड़े हो जाएंगे, एकदम थर-थर कांपने लग जाएगा, बोला अब गया भाई। क्यों सर? क्योंकि बेटा न्यायपालिका भारत में सबसे सर्वोच्च है, इनकी शक्ति सबसे ऊपर होती है। आप ये बात समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री अगर कोई कानून बनाता है ना, उस कानून को रद्द करने की शक्ति है इसके पास। अगर प्रधानमंत्री को कानून बना रहा है, उस कानून को रद्द करने की शक्ति भी है इसके पास। ये इतना पावरफुल है न्यायपालिका। हमने न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखा है। अब अगर लगे कि बंदे ने गलत किया है तो न्यायपालिका ने उसे बुला लिया, और न्यायपालिका को लगा कि इसने गलत काम किया, इसने गलत तरीके से किसी की गिरफ्तारी की है, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और उसमें हो सकता है सामने वाले को सस्पेंड भी कर दिया जाए, सामने वाले को खत्म भी कर दिया जाए। तो देखिए अर्श से, मतलब वो कहते हैं ना कि फर्श से वो अर्श पे पहुंचा और गलत काम किया तो वापस अर्श से फर्श पे आ गया। तो देखा राज्य होने का फायदा और नुकसान है नहीं? तो ये तो अच्छा सिस्टम है।
तो इसका मतलब है कि राज्य शब्द सबसे पहले किसने दिया? सर राज्य शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति मैकियावेली के थ्रू हुई थी, या इस शब्द की उत्पत्ति, या इस शब्द देने वाला जो बंदा था वो सबसे पहले मैकियावेली था, या इस पूरे सिस्टम को खड़ा करने वाला जो बंदा था वो मैकियावेली था। तो आपसे सवाल किया जाता है कि राज्य शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले मैकियावेली ने ही दिया था। अंडरस्टूड यहां तक की कहानी? क्लियर यहां तक की कहानी भैया? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, कोई समस्या, कोई समझदार परेशानी अगर किसी को है तो पूछिए। किसी बच्चों को किसी तरह की दिक्कत यहां से? कोई डाउट नहीं, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सर, समझ में आ गया। अब बेटा यहां पर आ जाओ, न्यायपालिका। हमने, अच्छा चलो ये तो हम बाद में बात करेंगे इस न्यायपालिका पे, वापस आ जाओ। बात कहां कर रहे थे सर? बात हम कर रहे थे संविधान पे। जैसे ही आप संविधान पे आओगे वैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा हम 2 तारीख के बारे में बात करते हैं। एक तारीख है 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू हुआ, और एक तारीख है 15 अगस्त 1947। एक ये तारीख। हरियाणा एसएससी ने आपसे एक सवाल पूछा, देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल था। उन्होंने कहा कि बताइए भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? पहला ऑप्शन दे दिया उन्होंने, स्वतंत्र हो गया। दूसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने, गणतंत्र हो गया। तीसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने, डोमिनियन हो गया। चौथा ऑप्शन दे दिया उन्होंने, संघात्मक हो गया। तो बताइए भारत 15 अगस्त 1947 को इनमें से क्या हुआ था? ये मेरा सवाल नहीं है दोस्त, ये हरियाणा एसएससी का ही सवाल है। अब बताओ आप क्या आंसर करोगे? बताइए बताइए, क्या कहता है आपका दिमाग? ये मैंने सवाल नहीं पूछा दोस्त, ये हरियाणा एसएससी का ही सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्थिति राजनीतिक रूप से इनमें क्या थी। मतलब फ्री तो चाहे आप है ना आज मान लो, गुलामी चाहे आज मान लो, लेकिन हम 15 अगस्त 1947 को पॉलिटिकली हम कहाँ थे? राजनीतिक रूप से हमारी इनमें से कौन सी व्यवस्था थी? हम किस जगह पे खड़े थे? कोई आइडिया नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर 15 अगस्त 1947 को तो हम स्वतंत्र हुए थे ना, तो फिर तो स्वतंत्र ही आंसर होगा। मैं कहूंगा नहीं, गलत हो गए बच्चे फिर आप। भारत 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन हुआ था। अरे बाप रे सर, ऐसा तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। हम तो पढ़ते ही आए हैं कि भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इवन तो हर साल 15 अगस्त को तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और अगर सर हम 15 अगस्त को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए तो फिर पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुए? बेटा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए आप 26 जनवरी को। तो इसका मतलब सर जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज्य असली में कब आया, तो कब का आंसर करेंगे? 26 जनवरी का आंसर करोगे भाई। आपका पूर्ण स्वराज्य 26 जनवरी 1950 को आया था। तो सर क्या डिफरेंस है स्वतंत्रता में और डोमिनियन में? मतलब पूर्ण स्वतंत्रता में और डोमिनियन में क्या फर्क है?
भारत 15 अगस्त 1947 को क्यों नहीं आजाद हो पाया पूरी तरीके से, समझिए। एक बात बताओ, अंग्रेज इस देश में थे? हाँ सर, बिल्कुल थे। तो अंग्रेजों की हालात इतनी खराब हो गई थी कि जुलाई 18 को अंग्रेजों ने ये कहा, 1947 में 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजों ने ये कहा कि ऐसा है, 15 अगस्त को मैं तुम्हें कर रहा हूं आजाद, 15 अगस्त को मैं तुम्हें कर रहा हूं आजाद। तो सर अगर कोई भी देश अपने आप को ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, इसका क्या मतलब होता है? कोई भी देश जब अपने आप को ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, इसका क्या मतलब है? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि बेटा मैंगो, मैंगो का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर आम। और जब मैं आपको मैंगो बोलता हूं तो आपके दिमाग में तस्वीर आती है कि नहीं आती है आम की? अब आप चले जाओ अमेरिका, अमेरिका में जाकर के उन लोगों को कहो मैंगो, तो उनके दिमाग में क्या आएगा? आम ही आएगा भाई, सेब तो आएगा नहीं। अब चले जाओ जर्मनी, जर्मनी में जाकर के मैंगो को जो भी उनकी भाषा में बोलते होंगे, जब आप वो शब्द का इस्तेमाल करोगे तो उनके दिमाग में भी मैंगो का मतलब मैंगो ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि मैंगो जो है यूनिवर्सल है? मतलब जो मैंगो का मतलब आम भारत में है, वही मतलब पूरी दुनिया के हर देशों में है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो उसी तरीके से ये जो स्वतंत्रता है, कोई भी देश जब अपने आप को ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, इसका मतलब कुछ चीजें उनके पास होनी चाहिए। और जब वो कहते हैं कि हम गुलाम हैं, तो इसका मतलब कुछ चीजें उनके पास नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकली कोई भी देश स्वतंत्र कैसे होता है? आप ये कहेंगे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश ने ये कहा कि 15 जुलाई को हम भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहे, हम 15 अगस्त को भारत को डोमिनियन दर्जा दे रहे। तो ये है भारत की राजनीतिक स्थिति जो होने वाली है 15 अगस्त को। तो सर इस डोमिनियन दर्जे का क्या मतलब है? बेटा डोमिनियन दर्जे को बाद में समझेंगे, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी देश जो ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, इसका क्या मतलब है? आप ये कहेंगे सर कोई भी देश जब ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, तो उस देश का अपना खुद का कानून होना चाहिए। यानी भारत का आज कानून कौन सा है? संविधान है सर, आज हम उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि कोई भी देश स्वतंत्र कैसे होता है। आगे बढ़िए। अगर बेटा अगर इस संविधान में मुझे किसी तरह के बदलाव करने हैं, लाइक अगर मुझे समय के साथ इस संविधान में कोई चीज जोड़नी पड़ी तो, और समय के साथ अगर इस संविधान से कोई चीज हटाने की जरूरत पड़ी तो सर दोनों ही हो सकता है। जब आप कोई भी बदलाव करेंगे ना आपके अपने कानून में, इसे हम लोग कहेंगे विधायिका शक्ति। यानी इंग्लिश मीडियम, इसी को कहेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव पावर। बढ़िए आगे। मैं अगर आपसे पूछूं बच्चे कि ये संविधान में किस व्यक्ति को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है? इस संविधान में किस व्यक्ति को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है? क्या आंसर करोगे? भारत में सबसे ऊंचा दर्जा किसे है? भारत में संवैधानिक रूप से सबसे ऊंचा दर्जा भारत के राष्ट्रपति का है। तो यानी इस किताब में सबसे पहला व्यक्ति किसको बोला गया है? सर इसे बोला गया है, इसे हम लोग बोलते हैं राज्य प्रमुख। और राज्य प्रमुख कौन है भारत का आज? सर राज्य प्रमुख है भारत का आज राष्ट्रपति। तो एक बात बताओ, ये जो कानून है ये किसका है बेटा? सर ये कानून तो भारत का है, ठीक है। इस कानून में किसी तरह की बदलाव करने की शक्ति किसके पास है? सर इस कानून में बदलाव करने की शक्ति भारतीयों के पास है, ठीक है। और इसी कानून में जो राज्य प्रमुख है वो कौन है? सर राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन होता है? सर भारतीय होता है। तो बेटा तीनों का आंसर सेम हुआ क्या? तीनों का उत्तर सेम हुआ? हाँ सर तीनों का उत्तर सेम हो गया, यानी भारतीय। और जब तीनों का उत्तर एक आ जाए या एक देश की बात हो जाए, तो वही देश अपने आप को स्वतंत्र होना कहेगा। वही देश अपने आप को कहता है हम स्वतंत्र है। अच्छा अमेरिका स्वतंत्र है? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि अमेरिका का अपना कानून है, उस कानून में हेड ऑफ द स्टेट उनका अपना है, और उस कानून में किसी तरह का बदलाव करने की शक्ति अमेरिकन के पास है। खत्म, अमेरिका स्वतंत्र है। जर्मनी स्वतंत्र है क्या? हाँ सर, जर्मनी का अपना संविधान है, बदलाव करने की शक्ति जर्मन के पास है, और हेड ऑफ द स्टेट जर्मनी का ही है, स्वतंत्र है। ओके आगे बढ़िए।
सर फ्रांस स्वतंत्र है क्या? हाँ, फ्रांस का अपना कानून है, बदलाव कर नहीं सकते, उनके अपने लोगों के पास है, और राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है। हो गया। तो ये आप देखिए, जो भी देश ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, उन देशों के पास ये तीनों ही अपनी खुद की चीज होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, पूछो कि तुम स्वतंत्र हो क्या, तो ऑस्ट्रेलिया पता क्या कहेगा? ऑस्ट्रेलिया कहेगा भाई ऐसा है, कानून हमारा है, उसमें बदलाव करने की शक्ति हमारी है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें तो है ऑस्ट्रेलिया की अपनी खुद की, लेकिन तीसरी चीज ऑस्ट्रेलिया की अपनी खुद की नहीं है। तीसरी चीज ऑस्ट्रेलिया की अपनी खुद की नहीं है, मतलब राज्य प्रमुख ऑस्ट्रेलिया का नहीं है बेटा। राज्य प्रमुख कौन है ऑस्ट्रेलिया का? क्राउन सर। क्राउन मतलब सर इंग्लैंड का जो भी राजा रानी होगा ना, वही ऑस्ट्रेलिया का हेड होता है, यानी हेड ऑफ द स्टेट। यानी इंग्लैंड जो राज्य प्रमुख होता है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का राज्य प्रमुख सर इंग्लैंड का राजा है आज के टाइम पे। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये अपनी दो चीजें तो हैं, लेकिन तीसरी चीज ऑस्ट्रेलिया की अपनी खुद की नहीं है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और इसी स्थिति को ही हम लोग कहते हैं डोमिनियन दर्जा। समझ में आया? तो 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल रहा था? डोमिनियन दर्जा। मतलब मैम ना 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 ना, एक एक इनफ, थैंक यू। 15 अगस्त को हमें क्या चीज मिली? 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि तुम अपना कानून बना लो भाई। 15 ही अगस्त को उन्होंने कहा कि तुम अपने कानून में किसी भी तरह के बदलाव करने की शक्ति ले लो। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं वो अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त को दे दिया। लेकिन अंग्रेजों ने हमें क्या चीज नहीं दी 15 अगस्त को? उन्होंने कहा बेटा तू ये ले ले, लेकिन ये नहीं देंगे, क्योंकि 15 अगस्त को इंग्लैंड का क्राउन जो होगा वही तुम्हारा भी हेड होगा। मतलब जिस तरीके से आज भी ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड का क्राउन है, 15 अगस्त से 26 जनवरी तक, 15 अगस्त को कह लीजिए कि इंग्लैंड का जो क्राउन होगा, चाहे राजा हो या रानी हो, वो इंडिया का भी क्राउन होगा, यानी इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट होगा, इंडिया उसी के नाम से चलेगा। तो एक बात बताओ, जब तीनों चीज मिलेगी तभी तो आप स्वतंत्र होंगे ना। 15 अगस्त को तो हमें दो ही चीज दी गई थी, इसलिए बेटा हम क्या होंगे? इसलिए सर हम लोग डोमिनियन होंगे। स्वतंत्र किस दिन होंगे? स्वतंत्र हम उस दिन हो जाएंगे सर जिस दिन राज्य प्रमुख भारतीय हो जाएगा। तो बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किस दिन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति? सर वो बने थे 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किस दिन से राष्ट्रपति के रूप में वो काम संभालेंगे? जिस दिन से भारत का संविधान लागू होगा। और लागू किस दिन किया गया? सर ठीक 2 दिन बाद संविधान लागू कर दिया गया। उसी दिन से भारत के राज्य प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति आ गए। जैसे ही राष्ट्रपति भारतीय हुए, यानी ये तीसरी कंडीशन जैसे ही भारतीयों के फेवर में आई, क्राउन का सिस्टम हट गया सर भारत में, और भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। और जब भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण स्वराज्य हुआ। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। इस पॉइंट तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां तक किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की दिक्कत? डन, बहुत ही बढ़िया। बढ़ो आगे। सर थोड़ा सा और समझाइए हमें, ये डोमिनियन दर्जा क्या हमने 15 अगस्त को मांगा था जो उन्होंने हमें दे दिया? और ये जो आप कह रहे हैं ना कि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, सर हमने ऐसा कुछ सुना है कि दरअसल भारत का संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान तैयार हो गया है, लागू नहीं किया गया है। संविधान को लागू किया गया है सर ठीक 2 महीने के बाद, 26 जनवरी 1950 को।
तो कहने का मतलब, अच्छा सर ये बताइए, ये 2 महीने का समय क्यों लिया गया? क्या वजह थी इस 2 महीने के समय लेने के पीछे? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। चलो इस पे बात कर लेते हैं। सर आ जाओ यहाँ। बेटा साल 1928 में ना, दरअसल भारत के संविधान की बनाने की कहानी 1928 से शुरू होती है, जब हमने ये कहा कि एक नेहरू रिपोर्ट होगी। भारत में सबसे पहले 1928 में एक रिपोर्ट बनी थी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। आप ये कह लीजिए भारत के संविधान को बनाने की जो कहानी शुरू हुई वो इस रिपोर्ट से शुरू हुई। इस रिपोर्ट में ही सबसे पहले बोला गया था कि भारत को कौन सा दर्जा दे दिया जाए। भारत को सर दर्जा दे दिया जाए डोमिनियन। डोमिनियन मतलब 2 चीजें हमें दे दो, तीसरी चीज हमें ना दो, हम काम चला लेंगे। तो बेसिकली, अच्छा यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट का मतलब, इस नेहरू से क्या मतलब, ये कौन से नेहरू हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं या मोतीलाल नेहरू हैं? सर ये मोतीलाल नेहरू हैं, यानी नेहरू सीनियर हैं ये, जवाहरलाल नेहरू नेहरू जूनियर हैं। उन्होंने कहा अंग्रेजों को कि साहब ऐसा है, हमें डोमिनियन दर्जा दे दो। ओके सर, होता क्या है, कांग्रेस 1885 में बनी थी जी सर, और हर साल इस कांग्रेस का क्या होता था, अधिवेशन। तो 1885 से जो अधिवेशन की कहानी शुरू हुई, वो अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर नाम के शहर में हो रही थी। वही लाहौर जो आज पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, तो इस अधिवेशन को हम लोग सर उसी के नाम से जानते हैं, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर सर जिस नदी के किनारे है, उस नदी का नाम है रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे सर इस कांग्रेस का सामियाना लगाया गया, और इस कांग्रेस के सामियाने में जो फेमस बंदा था, जो उसका एक तरीके से कह लीजिए हेड भी था सर, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और यहीं पे बैठे थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये हो गए हमारे प्यारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा यार एक बात बताओ, नेहरू रिपोर्ट ये कहती है कि हमें डोमिनियन दर्जा दो। डोमिनियन दर्जा का क्या मतलब है कि कानून हमारा होना चाहिए और उसमें बदलाव करने की शक्ति भी हमारे लोगों के पास होनी चाहिए, यानी राज्य प्रमुख हमारा नहीं होना चाहिए। यानी राज्य प्रमुख अगर इंग्लैंड का राजा रानी है तो हमें कोई फर्क नहीं है, ये कहना है नेहरू रिपोर्ट का। लेकिन ऐसा क्यों भाई, देश हमारा, लोग हमारे, और हम ये कह रहे हैं अंग्रेजों को कि तुम हमें आजादी दे दो। और आजादी ही मत दो भाई, तुम है ना हमें ये 2-3 चीजें दे दो और एक चीज अपने पास रख लो। क्यों भाई, मतलब कोई क्या भंडारा चल रहा है क्या? जब सब कुछ हमारा है तो हम अंग्रेजों से क्यों ले आजादी? तो ऐसा है, हमें अंग्रेजों से कुछ नहीं लेना, और हम डिमांड करते हैं किसकी, हम मांग करते हैं पूर्ण स्वराज्य की। पूर्ण स्वराज्य का क्या मतलब बेटा, डोमिनियन दर्जा। देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या कह रही है, डोमिनियन दर्जा, और ये क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज्य। मतलब ये कह रहे हैं 3 में से हमें सिर्फ 2 चीज दे दो, और ये कह रहे हैं पूर्ण स्वराज्य का मतलब तीनों ही चीजें हमें दे दो। यही तो मतलब है ना। वो तीनों चीज क्या, वो मैं आपको समझा चुका हूं। ये तीनों चीज ये है, ये वाली चीजें। तो ये कह रहे हैं तीनों चीज हमें चाहिए। नेहरू रिपोर्ट कहता है सिर्फ 2 चीजें दे दो, काम चला लेंगे। ये कहते हैं ना, हमें काम नहीं चलाना, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें वो तीसरी चीज यानी राज्य प्रमुख भी हमारा चाहिए। क्या अंग्रेज आपको ये पूर्ण स्वराज्य देंगे क्या? अरे नहीं सर। तो बेटा हमें उससे लेना देना भी नहीं है, हम अपनी पूर्ण स्वराज्य मना रहे हैं सांकेतिक रूप से। सांकेतिक मतलब हम अंग्रेजों को ये दिखा रहे हैं कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब हम अपनी आजादी ले रहे हैं। तो सांकेतिक रूप से हम पूर्ण स्वराज्य ले रहे हैं। और ये पूर्ण स्वराज्य हम कब से मनाएंगे, हमने कब बोला कि ये पूर्ण स्वराज्य, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन किस दिन हुआ, 31 दिसंबर 1929 को। तो हम कह रहे हैं कि हम पूर्ण स्वराज्य मनाएंगे अगले साल 1930 में। पहला महीना सर जनवरी, और आखिरी रविवार, आखिरी रविवार, तारीख नहीं, पहला महीना जो होगा उसका जो आखिरी रविवार होगा उस दिन हम पूर्ण स्वराज्य मनाएंगे। तो आखिरी रविवार किस दिन पड़ा बेटा, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1930 से आप क्या मनाते आ रहे हैं, पूर्ण स्वराज्य। तो 1931 में भी आपने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया होगा, हाँ सर। 1932 में भी आपने पूर्ण स्वराज्य, हाँ सर। 35 में भी,
1940 में भी, और आप हर साल 26 जनवरी 1930 से क्या मनाते आ रहे हैं? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के रूप में। क्या अंग्रेज आपको पूर्ण स्वराज्य दे रहे हैं क्या? नहीं सर। लेकिन बेटा जैसे ही हमारा संविधान लागू होगा, अब समझिए, पूर्ण स्वराज्य हम कब हो गए? 26। संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर को सर। पूर्ण स्वराज्य हम कब हुए? 26 जनवरी को। कैसे? पूर्ण स्वराज्य का क्या मतलब था? पूर्ण स्वराज्य का मतलब था तीनों चीज हमें मिलना, और तीनों चीज हमें कब मिल गई? राज्य प्रमुख जिस दिन हमारा हो जाएगा उस दिन तीसरी चीज भी मिल जाएगी। राज्य प्रमुख हमारा किस दिन मिलेगा? 26 जनवरी को। तो बेटा 26 नवंबर को संविधान बनकर के तैयार हो गया। हमने तय कर लिया कि भैया राष्ट्रपति भी हमारा ही हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहां से 2 महीने का क्यों डिले किया गया? क्योंकि सर ठीक 2 महीने बाद वही तारीख आ रही है जिस तारीख से हम हर साल पूर्ण स्वराज्य मनाते आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो बेटा 2 महीने के बाद जब वही डेट आ रही है, तो पहले हम मनाते थे सांकेतिक रूप से, अब हम मनाएंगे वास्तविक रूप से। तो क्यों ना हम अपने संविधान को 2 महीने बाद ही लागू करें? बोलो हाँ या ना? तो इसलिए संविधान में लागू करने में डिले किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, डिले करने का एक कारण और था। आपका जो संविधान तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में। और बेटा जब इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो समय भी तो लगेगा ना। तो समय लग जाएगा, लगभग लगभग 1.5 महीने 2 महीने का समय लग जाएगा। तो हमारा संविधान इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाएगा, तब तक 26 जनवरी डेट भी आ जाएगी, और उस 26 जनवरी की एक ऐतिहासिक जो इम्पोर्टेंस है, ऐतिहासिक जो उसका महत्व है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्यों ना हम फिर तभी लागू करें। तो ये कारण था आपका 26 जनवरी को संविधान लागू करने के पीछे। यहां तक कोई बच्चे किसी तरह की दिक्कत, कोई दुख, कोई डाउट, समस्या? तो मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी। 26 जनवरी 1950 का कंसेप्ट भी बता दिया, और 15 अगस्त 1947 का कंसेप्ट बना दिया। हमने डोमिनियन दर्जा समझ लिया, हमने स्वतंत्रता का मतलब समझ लिया। ठीक है। भारत को ये जो डोमिनियन दर्जा मिला था, ये किस दिन मिला था? सर भारत को डोमिनियन दर्जा मिला था 15 अगस्त 1947 को। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए। सर वापस आ जाइए निचले स्लाइड पे। आपने बोला कि कोई भी देश स्वतंत्र तब होता है जब उसके पास ये 3 चीजें हों। उस देश का अपना कानून, यानी भारत के मामले में संविधान, उसमें किसी भी तरह के बदलाव करने की शक्ति यानी विधायिका शक्ति, और राज्य प्रमुख, तीनों अपना हो तो संविधान, मतलब वो आप हो गए पूर्ण स्वराज्य। आपसे एक सवाल पूछा गया, बेटा राज्य प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? ऑप्शन नंबर 1 गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर 3 भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 4 प्राइम मिनिस्टर। बताइए किसे हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं आप? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? बताओ भाई, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट?
गवर्नर। ओके, एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। चलिए समझाता हूं मैं, इसको दोबारा समझिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आज के बाद ये डाउट ना रहे आपका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि बेटा राज्य को पहले समझ लो कि ये राज्य का सिस्टम दरअसल है क्या, है कि नहीं। कहाँ है वो राज्य वाला सिस्टम? राज्य वाला सिस्टम, राज्य वाला सिस्टम ये रहा। एक मिनट, चलिए छोड़िए। मैंने आपको ये बताया था, ये देखो, ये जो भारत है इसको चलाने के लिए भी एक राज्य होगा, और जो हरियाणा है एक राज्य है, उसको चलाने के लिए भी एक राज्य है। तो इसका मतलब है कि जब आप इस शब्द पे आते हैं, इस राज्य पे, तो इस राज्य का मतलब बच्चे, अरे कहां गया, इस राज्य का मतलब बच्चे, आप इस शब्द से कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको लग रहा है इस राज्य का मतलब हरियाणा है, लेकिन नहीं, इस राज्य का मतलब भारत भी तो है। बोलो हाँ या ना। और जब कंपैरिजन हो भारत का और हरियाणा का, तो दोनों में बड़ा कौन है? हाँ बिल्कुल गोविंद शर्मा जी, यही आंसर करना है। जब बोला जाए हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो सर यहाँ स्टेट का मतलब हरियाणा भी है, स्टेट का मतलब पंजाब भी है, स्टेट का मतलब उत्तराखंड भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन इस स्टेट का मतलब भारत भी है। तो जब मैं कंपैरिजन करूं राज्य और भारत के बीच में, तो बड़ा क्या, तो बड़ा तो भारत होगा। और भारत का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट, ये ध्यान रख लेना। लेकिन अगर एग्जामिनर ये कहता है कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? गवर्नमेंट। जब वो गवर्नमेंट भी लिख दे, तब आपने आंसर करना है गवर्नर, ये ध्यान रख लेना है। तो आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है बच्चे, आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो, आपने आज के सेशन से चीजें सीखी हो, मैंने सिखाने की कोशिश की हो। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अगले 1 मिनट में पूछ लीजिए, नहीं तो आज की कहानी को, आज के टॉपिक को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशंस में इस टॉपिक के आगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल मेनका जी, समझ में आ गई कहानी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगले 1 मिनट में, नहीं तो आज के सेशंस को हम यहीं खत्म करते हैं। तो अब आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि आपको संविधान क्यों पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कल को आप क्या बनने वाले हैं? आप बेटा स्टेट बनने वाले हैं। और जब कल को आप स्टेट बन जाएं और कल को अगर कोई गड़बड़ी करें, तो सामने आपको कौन पकड़ेगा? सर हमें पकड़ेगा न्यायपालिका। तो इसलिए एग्जामिनर कहता है बेटा ऐसा है, कल को क्योंकि तुम स्टेट बनने वाले हो, कल को तुम कुछ गड़बड़ी करोगे, जुडिशरी पकड़ेगी, हमारी भी ऐसी तैसी होगी, इसलिए जाकर के सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आओ, ताकि कल को ये आप गलती ना करें। खेल सारा स्टेट का है सर, और इसीलिए एग्जामिनर कहता है बेटा ये पहले पढ़ के आओ, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो डिपार्टमेंट को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आई कहानी? किसी को डाउट है भैया? मेरे हिसाब से तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है डियर जी, आज की कहानी को खत्म करते हैं। आशा करता हूं यू एंजॉयड द सेशंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, 10 विदानिया।